हरियाणा के एक खेत में 19 साल की लड़की की लाश बड़ी रहस्यमय तरीके से मिलती है। उस लाश की जो चेहरे से आंखें निकाल ली गई थी, चेहरे के ऊपर जितनी भी स्किन था उसे नोच कर बाहर कर दिया गया था। जो लड़की की जो सिर के बाल थे वो जबड़े में फंस चुके थे और इसलिए जो जबड़े वाला जो हिस्सा था महज वही बचा हुआ था और गले से ऊपर के जो से 5 सेंटीमीटर का जो हिस्सा था उस बॉडी से जुड़ा हुआ था। यहां तक कि जो पहली बार जिस किसी ने भी देखा उसे यह लगा कि शायद तेज धारदार हथियार से उसे काटने की कोशिश की गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि शायद उस लाश को एसिड से जलाने की कोशिश की गई है। इसके बाद जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, परिवार वाले जब पहुंचते हैं तो परिवार एक के बाद एक कई आरोप लगाता है पुलिस वालों पर। आरोप कई सारे हैं, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए, लेकिन पुलिस भी अपने तौर पर जांच पड़ताल करती है। लेकिन इस पूरे जांच में, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से कॉलेज का नाम सामने आता है, क्योंकि जो लड़की है पढ़ने में बहुत ज्यादा होनहार थी, स्कूल में टीचर भी थी, लेकिन अचानक से खेत के बीचों बीच जिस तरीके से इसकी जो लाश मिलती है वो एक रहस्य बन जाता है और परिवार बार बार यह कहता है कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है और पुलिस ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही है। लड़की का नाम मनीषा है, लड़की की उम्र 19 साल है, लेकिन जहां पर इसकी जो मौत होती है वो जो दायरा है एक कॉलेज के पास का है और इस वजह से परिवार एक के बाद एक कई ऐसे आरोप लगाता है जो शायद हरियाणा पुलिस को पसंद ना आए। लेकिन हम इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको बताएंगे कि 19 साल की जो मनीषा है उस रोज उसके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, परिवार क्यों पुलिस वालों पर आरोप लगा रहा है और पुलिस किस तरीके से अपने इन्वेस्टिगेशन के जरिए चुपचाप अपना काम तो कर रही है लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां उनसे हुई हैं। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि क्या क्या वो चीजें रही थी और हत्या के पीछे या जो भी उस मौत के पीछे जो रहस्य है आखिर वो क्या वजह है। देखिए, जिस तरह से भिवानी का ये जो हत्याकांड है, मनीषा हत्याकांड, ये सामने आया तो कई तरीके की खबरें चली, मीडिया रिपोर्ट्स में कई दावे किए गए, कई लोगों ने अपने टाइटल रखे, बताया गया कि लड़की के कपड़े फटे थे, तेजाब डाला गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। लेकिन इन सभी चीज़ों की आधिकारिक पुष्टि कभी भी हरियाणा पुलिस के द्वारा नहीं की गई। पर आज एक स्टेटमेंट ज़रूर आया है, पुलिस ने आज इस केस को टर्न ज़रूर कर दिया है, एक नई चीज़ पता लगी और कहानी इस तरह से घूमी है कि पता लगा है कि पुलिस को एक नोट मिला है और ऐसी जानकारी सामने आई है कि शायद जो मनीषा है उसने खुद ये कदम उठाया, खुद ही मौत को गले लगाया। लेकिन उस रोज़ मनीषा के साथ क्या हुआ, इसकी लाश किस हालत में मिलती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो परिवार है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दरअसल 19 साल की मनीषा जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये काफ़ी पढ़ने में होनहार है, टॉपर है, उस एरिया में काफ़ी इज्जत भी इनके परिवार की होती है। पिता जो हैं, जितना भी उनका रोज़गार है, जैसे भी कमाई होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो लोग बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी पाएँ। तो ऐसे में जो लड़की है वो सोचती है कि उसकी 12th हो गई है और उसके माँ बाप जिस तरह से जी रहे हैं तो क्यों ना वो अपने परिवार की कुछ मदद करे और कुछ पैसे लाकर कमाकर घर पर दे, और इसीलिए वो प्ले स्कूल ज्वाइन करती है, वहाँ पर ड्यूटी करती है और उसका सपना था कि वो नर्सिंग में कोचिंग करे, क्लासेस ले और एक अच्छी नर्स बने। और इसीलिए जब 11 अगस्त को वो अपने प्ले स्कूल यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए निकलती है, वहाँ पहुँचने के बाद उसे अपनी सहेलियों दोस्तों से पता लगता है कि बीएससी के नर्सिंग के जो फॉर्म है वो निकल गए हैं। और इसके बाद वो अपने पिता को कॉल करती है, पापा को बताती है कि पापा नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं, तो क्या मैं अपना स्कूल ख़त्म होने के बाद सीधे कॉलेज चली जाऊँ, वहाँ से फॉर्म भरकर घर आ जाऊँगी। ये जो बातचीत थी ये आखिरी बातचीत थी जो एक पिता और बेटी के बीच में हुई थी। और ये पूरा दावा है, जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ये उनके पिता के द्वारा कही गई हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में बाकायदा लिखी भी हुई हैं और बताया गया है पिता ने कि क्या 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 सीक्वेंस था और क्या मनीषा के साथ हुआ। इसके बाद पिता ने जो पूरी कहानी बताई वो ये निकल कर आती है कि जब बेटी ये सारी बातचीत करती है और 2:15 तक यानी 11 अगस्त को करीब 2:15 बजे दोपहर के उसे अपने कॉलेज पहुंच जाना था और होना भी यही चाहिए। मनीषा अपने प्ले स्कूल से निकलकर सीधे कॉलेज की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन
करीब दोपहर के कुछ ज़्यादा समय जब बीत जाते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए तो करीब 4 बजे के आसपास पिता को बेटी के फ़ोन से कॉल जाता है और वो महज़ 10 सेकंड का होता है। जब पिता फ़ोन उठाते हैं, वो इधर से हेलो बोलते हैं, उस साइड से कोई आवाज़ आती नहीं, फ़ोन कट जाता है और इसके बाद फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। पिता ट्राई करते हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब ऐसे में जो पिता थे मनीषा के, उन्हें डर लगता है और किसी अनहोनी की आशंका उन्हें लगती है और इसीलिए वो सीधे तौर पर मनीषा के कॉलेज जाते हैं जहाँ पर वो फॉर्म भरने के लिए गई थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते उन्हें गार्ड दिखता है, वो गार्ड से पूछताछ करते हैं, अंदर जाने के लिए पूछते हैं, बोलते हैं कि कोई लड़की तुमने देखी है, इस तरह की लड़की होगी, तो गार्ड साफ तौर पर मना कर देता है। इसके बाद वो रिसेप्शन पर जब अंदर जाते हैं तो पिता का ऐसा कहना है, कई लोगों ने ये बयान जो है बताए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उनके पिता ने बताई, उसमें ये कहा गया कि जैसे वो रिसेप्शन पर दाखिल होते हैं उन्हें 3 लोग बैठे दिखते हैं, जिसमें से उन्हें समझ में आता है कि शायद उन्होंने ड्रिंक की हुई है, वो नशे में दिख रहे थे और वो पहली नज़र में देख कर समझ जाते हैं कि इन लोगों ने दारू पी रखी है। जब पिता मनीषा के बारे में उन लोगों से पूछते हैं तो वो साफ तौर पे इनकार करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, आपने आने में बहुत देर कर दी बाबूजी, अब तो सब चले गए हैं। इस पर वो सीधे 112 डायल करते हैं। ये पहली बार था जब पिता ने कॉल किया पुलिस की टीम को। वहाँ पर पीसीआर वैन आती है। पीसीआर वैन आने के बाद पिता पूरी कहानी बताते हैं कि मेरी बेटी यहाँ फॉर्म भरने आई थी, कॉल आया था, स्विच ऑफ हो गया, सारी पूरी जो कहानी थी वो उनको बता देते हैं। इसके बाद जो पुलिस की टीम है, ऐसा उनके पिता का दावा है, मनीषा के पिता ने ये चीज़ें कही हैं कि जो पुलिस की टीम थी, मैंने उनसे कहा कि आप एक बार सीसीटीवी चेक करने की कोशिश करिए, आप इन लोगों से बोलिए कि कॉलेज का जो सीसीटीवी है वो चेक करा दें कि मनीषा कितने बजे यहाँ से निकली, ताकि हमें उसे ढूंढने में आसानी हो। इस पर जब पुलिस ने, जो पीसीआर वैन में जो पुलिसकर्मी आए थे, जो सिपाही आए थे, जब वो उन 3 लोगों से बोलते हैं, उस स्टाफ से बोलते हैं, तो बोलते हैं कि सर आपने बहुत लेट कर दिया, स्टाफ रूम में जो जहाँ सीसीटीवी लगा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, वो तो बंद है कमरा और इस वक्त आप कुछ नहीं देख सकते, अगर आपको सीसीटीवी चेक करना है तो आप कल आइएगा। ये बोलने के बाद जो पिता है, जो पीसीआर वैन है, वो कॉलेज से बाहर आते हैं। इसके बाद जो पीसीआर वैन में जो सिपाही बैठकर आए थे, वो पिता से कहते हैं कि देखिए अंकल जी, आप कोशिश करिए, आपके पास में जो थाना है बगल में, आप वहाँ जाइए, वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए, उनसे बातचीत करिए और हो सकता है आपकी बेटी जल्द ही मिल जाए। अब इसके बाद जो मनीषा के पिता थे वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताते हैं, किस तरह से वो कॉलेज गए, सीसीटीवी के बारे में कहा, पीसीआर वैन आई, और पूरी कहानी बताने के बाद उनको कुछ अलग से जवाब मिलते हैं और ये दावा भी मनीषा के पिता का ही। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पुलिस कर्मियों से बोला कि उनकी बेटी गायब हो गई, मिल नहीं रही, तो पुलिस की टीम ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, बहुत ही गलत चीज़ें कही। उन्होंने ये तक कह दिया कि तुम्हारी बेटी किसी से शादी करके भाग गई होगी, इस तरह से लैंग्वेज यूज़ की गई, ऐसा उनके पिता ने पूरी तरीके से दावा किया है। और इस पर जब ये सारी पूरी चीज़ें होती तो पिता भी पलट कर जवाब देते और कहते, देखिए आप पुलिस वाले हैं, आपका काम है मेरी बेटी को ढूंढना, वो भागी हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप उसे ढूंढकर मेरे पास लाइए, आप अपना काम ठीक से करिए। और इसके बाद जो चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका था, हर घर एक दूसरे से सटे होते हैं, हर घर में क्या चल रहा है सब जानते भी हैं, तो ऐसे में पिता भी जब घर पहुंचते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानकारी देते हैं, तो गांव एकजुट होता है और ऐसे करते करते 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, ऐसे करते जितने भी आसपास के जो गांव थे वो सब इकट्ठा होते हैं। सबको पता लगता है कि पड़ोस में रहने वाली एक घर की बेटी के साथ कुछ ऐसा हो गया, मिल नहीं रही, पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, और इस पर तमाम तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं और प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। लोग बार बार मांग करते हैं कि कैसे भी करके मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। 11 और 12 तारीख की ये सारी चीज़ें हो रही थी, सोचिए 2 दिन में ये होता है। तो 12 तारीख को करीब 7:30 बजे शाम को पहली बार एफआईआर दर्ज होती है मनीषा केस को लेकर और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। लेकिन इस पर भी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, उस पर भी परिवार ने कई आरोप लगाए, उन्होंने दावा किया और उन्होंने बताया कि जो पुलिस की टीम है उन्होंने शुरुआत रहते ही इस केस में लीड नहीं ली, इस केस को बहुत ही तत्परता के साथ एक्शन में नहीं लिया गया, बहुत ढिलाई बरती गई। परिवार ने ये सारी चीज़ें कहीं, जो आक्रोश में है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सभी ये बात कह रहे हैं कि अगर पुलिस सही से जांच करती तो पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती और शायद मनीषा बच भी जाती। अब 12 तारीख को जब 7:30 बजे एक एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस एक्शन में भी आती है, तो 13 अगस्त को सुबह सुबह पुलिस की टीम को एक कॉल जाता है और फ़ोन पर कहा जाता है, जो खेत के मालिक होते हैं, जिनका खेत होता है, उनकी तरफ से कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि सर आप फटाफट मेरे खेत में आइए, एक लाश, मुझे यहाँ पर एक बॉडी दिख रही है, बहुत ही गंदी हालत में, देखकर ऐसा लग रहा है कि कपड़े फटे हैं, सिर नहीं है। जो आदमी है वो पुलिस को एक्सप्लेन करता और बताता है कि बहुत ही गंदी हालत उस लाश की है, समझ में आ रहा है कि शायद किसी ने उसे गलाने की कोशिश की, कुछ उसकी बॉडी पर डाल दिया है। अब वो जो आदमी वहाँ पर खेत में मौजूद था, उसे जितना समझ में आया उसने अपनी तरफ से पुलिस को बताया। पुलिस फ़ौरन मौका वारदात पर पहुँचती है, उस एरिया को देखती है, वहाँ पर जो है क्राइम सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है और उनको पहली नज़र में देखने से समझ में आता है कि शायद बॉडी पर कई सारे कट
के मार्क्स हैं। ये पहली बार पुलिस को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। उन्हें ये भी दिखता है कि चेहरे पर स्किन नहीं है, आँख गायब है, जो चेहरे का ये वाला हिस्सा था वो गायब है। जैसा शुरुआत में दीपक ने बताया कि 5 सेंटीमीटर का जो गले का हिस्सा है वो चाँद के आकार में था और उसके अलावा सब कुछ जो चेहरे के ऊपर का था गायब था और बाल कुछ बचे थे जो जबड़े में फंसे हुए थे। ये सारी चीज़ें पुलिस ने भी देखी और पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर इस तरह से एक लड़की की लाश मिलना बहुत ज़्यादा ही दंग करने वाला था। लेकिन एक लड़की की लाश मिली एक खेत के अंदर और उससे 2 रोज़ पहले यानी 2 रोज़ पहले ही एक लड़की की मिसिंग जो कंप्लेन है वो भी दायर हुई है। तो ऐसे में पुलिस को लगता है कि बताया जा रहा है 11 तारीख को एक लड़की गायब है और 13 को एक लाश भी मिलती है, तो क्यों ना उनके पिता को बुलाकर शिनाख्त कराई जाए। अब मनीषा के पिता को उस जगह पर बुलाया जाता है, शिनाख्त कराई जाती है और वो कपड़ों से पहचानते हैं अपनी बेटी को, उसके डील से, उसके रंग से और उसके कपड़े से, और वो बोलते हैं कि सर ये मेरी बेटी ही है तमनीषा। तो पहली बार जो लड़की गायब हुई थी मनीषा, उसकी लाश मिलती है और जो लोग सड़कों पर आए थे, अब आप सोचिए जब तक वो लड़की मिसिंग थी, कुछ मिल नहीं रहा था और पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि वो इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही, तब वो लोग कितने आक्रोशित हो गए थे, कितना ज़्यादा जो लोग थे प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस पर, वैसे ही वो लोग आरोप लगा रहे थे। और जैसे ही लाश मिली उसके बाद वो चीज़ें और दुगनी बढ़ गई। अब लोगों ने सब कुछ पुलिस के मत्थे मरना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि हरियाणा पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, हमारी बेटी जिंदा होती अगर पुलिस 11 तारीख को ही एक्शन ले लेती। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं अगर उस रोज़ ही वो एक्शन लेकर ढूंढना शुरू किया जाता तो शायद अगर ऐसी कोई चीज़ है जो पलट सकती थी वो चीज़ें बदल भी सकती थी। तो अब यहाँ तक चीज़ें हो जाने के बाद पुलिस को लगता है कि मैटर बहुत बड़ा हो गया है, लोग सड़कों पर आ गए हैं और तब इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ी से किया जाता है। पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं बरती जाती और फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है। पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर पोस्टमार्टम में क्या निकल कर आता है। तो पोस्टमार्टम में कुछ चीज़ें निकल कर आती है जिसमें पता लगता है कि जो लड़की है उसकी दोनों आँखें गायब हैं, उसकी सांस की नली गायब है, 5 सेंटीमीटर की ही उसकी गर्दन बची है। इसके अलावा जब इतनी सारी डिटेल निकल कर आती है तो दोबारा फिर से उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और दोबारा जो पोस्टमार्टम होता है उसमें भी इस तरह से रिपोर्ट आती है, बताया जाता है कि किसी चीज़ से कट किया गया है, किसी तेज़दार हथियार से कट किया गया है और बॉडी पर कई जगह ऐसे कट के निशान थे। और एक चीज़ तो ये भी है कि गर्दन पर 29.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा घाव था। ये सारी चीज़ें जब पोस्टमार्टम पे आती हैं तो हर कोई, जिसको भी सब चीज़ें पता लगी, सबको लगा कोई प्रोफेशनल किलर है, किसी ने जानबूझ के सारी चीज़ें की, षड्यंत्र के साथ की। लेकिन पुलिस है, हरियाणा पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है और बहुत एक तरीके से करनी है, सारे सैंपल्स लेकर, पोस्टमार्टम कराकर, डीएनए लेकर, हर एक चीज़ लेकर वो एक नतीजे पर पहुंचती है। और आज हरियाणा पुलिस ने इस केस में एक अलग ही एंगल दिया है, एक अलग ही ट्विस्ट दिया है। अब वो क्या दिया है, वो क्या नई चीज़ पुलिस ने आज बताई है, आप वो भी समझिए। और किस तरह से जो पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके एसपी और 5 जो अफसर थे, जो सिपाही थे, वो क्यों इस केस में सस्पेंड किए गए, आखिर क्या किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और आखिर अभी की जो पुलिस है उसने किस तरह से क्या सैंपल्स लिए हैं जिसकी वजह से जो केस है वो बहुत जल्द जो हरियाणा की पुलिस है वो सुलझा देगी और एक निष्कर्ष पर पहुँच जाएगी। मनीषा जो मेरी भांजी थी डाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजाजी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठाई नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुहारू से सिंगानी आते हैं। लुहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है, वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती।
ये घटना 11 तारीख की है, जबकि एफआईआर रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को एफआईआर होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो एफआईआर लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद एएसआई शकुंतला जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंघानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का एसडीएम भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो एसपी साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या एसपी साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो एसएचओ हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को चाहते हैं? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे। धन्यवाद। देखिए, इस पूरे केस में जो परिवार का दावा ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो अमीर लोगों के साथ हैं और इस वजह से परिवार को शायद इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अब इस पूरे कड़ी में कई सारी जो चीज़ें हैं जो आपको जो नई नई चीज़ें लगभग 5 दिन के बाद अचानक से 5 या कहें 5वें दिन एक पुलिस को अलग ही सबूत मिल जाता है। एक ऐसा सबूत जो इस पूरे केस को 360 डिग्री घुमाकर परिवार पर ही सवाल खड़े कर रहा है। अब क्योंकि परिवार ने बहुत सारे दावे किए कि देखिए पुलिस वाले सही से काम नहीं कर रहे, पुलिस की गलती की वजह से हमारी बेटी मारी गई, लेकिन जब पुलिस या इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें पोस्टमार्टम में जो चीज़ें सामने आती हैं बहुत सारी बातें कही जाती हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो कही गई पुलिस या इन्वेस्टिगेशन में, उसमें यह कहा गया कि लड़की उस रोज प्ले स्कूल से निकली जरूर थी, लेकिन निकलने के बाद वो कीटनाशक या कहें पेस्टिसाइड इंग्लिश में जो कहते हैं, हिंदी में कीटनाशक मतलब जो कीड़े मकोड़ों को जो फसलों में जो उगते हैं या जो खाने आ जाते हैं उनको मारने वाली जो दवाई जो है वो खरीदती है। क्या करती है नहीं पता है, लेकिन उससे खरीद कर वो कहाँ जाती है, क्या वो कॉलेज पहुंचती है नहीं पहुंचती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, पुलिस का अब ये दावा है 5वें दिन, मतलब लड़की जब गायब हुई, लड़की की बॉडी भी मिल जाती है 48 घंटे के बाद भी, लेकिन पुलिस ने आज 18 तारीख को 11 तारीख को लड़की गायब हुई थी, कहा है कि देखिए हमें एक नोट भी मिला है जहां पर बॉडी थी और उस नोट में बहुत सारी चीजें कही हैं जो कहीं ना कहीं शक लड़की के परिवार पर ही डालती हैं कि हो सकता है कि परिवार की वजह से जो लड़की ने ऐसा फैसला किया हो कि मुझे इस दुनिया को छोड़ना है। अब यहां पर कीटनाशक खरीदने वाली बात, एक बॉडी के पास एक नोट मिलना, मैं बताऊंगा उस नोट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं और जिसे जानकर आपको लगेगा कि कहीं इस केस को घुमाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। लेकिन फिलहाल के लिए जो लड़की है मनीषा है, उसकी बॉडी की 2 बार पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पहली बार जो पोस्टमार्टम होता है परिवार को कहता है कि हम अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक अच्छे तरीके से लड़की की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। दूसरी बार फिर से करवाया जाता है जहां पर 3 डॉक्टर अच्छे तरीके से जांच करते हैं और इसके बाद मधुबन फॉरेंसिक साइंस को 10 सैंपल भेजे जाते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से सैंपल भेजे जाते हैं। अब यहां पर जो मनीषा के जो कपड़े हैं उसे भी जांच के लिए मंगवाया जाता है, क्योंकि जो उसके जो अंडरगारमेंट्स थे जहां पर उसका जो सर वाला हिस्सा नहीं था लेकिन जबड़े में जो बाल फंसा हुआ था वहां पर लार मिला है।
अब ये लाश जानवर का है या किसी इंसान का है, इसके लिए भी जांच के लिए फॉरेंसिक के पास भेजा गया है। तमाम जो वेजाइनल स्वैप होते हैं, जो लड़की के प्राइवेट पार्ट्स के जो स्वैप्स होते हैं, उसे निकालकर फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि क्या लड़की के साथ कुछ अनहोनी हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसे उस जांच में उस दिशा में जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए पुलिस का कहना है कि देखिए, हमारे पास तो कीटनाशक खरीदने वाली चीज है, एक लड़की कीटनाशक क्यों खरीदेगी जब उसे पता है कि उसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जाकर या नर्सिंग वाले उसमें जाकर एडमिशन लेना है। तो कीटनाशक खरीदने के पीछे असली मकसद क्या है, और परिवार को बार बार ये चीजें क्यों कह रही कि आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत दूर होती हुई जा रही हूं। मतलब उस नोट में लड़की ने अपने परिवार पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं जो अब जाकर पुलिस के सामने आए हैं। अब यहां पर हमारे कुछ सवाल हैं। ये सवाल हम किसी एक पक्ष को लेके नहीं है कि हम सीधा पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं, ये नहीं कि हम सीधा परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सवाल हैं कि जिसे समझना पड़ेगा, क्योंकि उस लाश के आसपास जो चीज लेटर मिलती है वो 5वें दिन क्यों मिलती हैं, ये अपने आप में बहुत अटपटा है। और अचानक से 5वें दिन पुलिस को याद आता है कि अरे यहाँ पे तो हमें लेटर मिला था। फिर दूसरी चीज, अचानक से जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनका तबादला हो जाता है और जो इस केस की जांच कर रहे हैं। और अब जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आ रहे हैं, हमने अपने ग्राउंड रिपोर्टर से पूछा कि क्या आपकी बातचीत बड़े अधिकारियों से हुई है, वो क्या कह रहे हैं इस चीज में। ग्राउंड से जो खबरें सामने आई हैं उनमें साफ तौर पे ये कहा गया कि जो पुलिस अधिकारी हैं कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता है। सरकारी डॉक्टरों को आदेश दे दिया गया है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब अंदर खाने क्या चीजें चल रही हैं ये तो समझ से परे है। अब यहां पर जो नोट मिला है, उस नोट में जो मीडिया के हाथ में जो नोट लगा है उसमें कहा यह गया है कि बच्चे के कॉपी से फाड़कर उस नोट को बनाया गया था और उसमें लिखा गया है, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को मैं प्रॉब्लम में नहीं देख सकती हूं, आप दोनों ने मेरे खातिर बहुत कुछ किया है। तमाम जो चीजें पारिवारिक जो बातें हैं। अब पुलिस का दावा यह है कि किसी बच्चे की नोटबुक को पेज फाड़कर उसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मीडिया के हाथ में जो चीजें लगी हैं वो प्रिंटेड लगी हैं। मतलब उस फोटो को देखने पर यह समझ में आ रहा है कि इस नोट को बकायदा किसी मशीन के जरिए लिखा गया है और रोमन में लिखा गया है, मतलब रोमन कर्सिव राइटिंग जो होती है। तो अगर कोई बच्चा कॉपी के पन्ने फाड़कर या जो टीचर कॉपी के पन्ने फाड़कर अपने पेन से लिखेगी, वो सारी चीजें मिलनी चाहिए थी। वो चीजें ना मिलकर एक प्रिंटेड नोट मिलता है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है और पुलिस या इन्वेस्टिगेशन पर कि 5वें दिन क्यों मिल रही है और कैसे मिल रही है। अब इस चीज को लेकर भी कई सारे दावे किए जा रहे हैं। अब यहां पर जो चीजें हैं उसमें जो सबसे अजीब बात आपको लगेगी, 11 तारीख को लड़की गायब हो जाती है। 2 दिन बाद लड़की की लाश मिलती है खेत में पड़े हुए। क्या 2 दिनों तक किसी ने नहीं देखा उस लड़की की डेड बॉडी को? वहां पे एक लड़की खुले में लाश पड़ी है, किसी जानवर की नहीं पड़ी कि लगेगी कि दूर से कि जानवर सो रहा है। एक इंसान खेत की बीचों बीच उसकी लाश पड़ी है। अगर मान भी लें कई डॉक्टर्स की, पुलिस अधिकारियों की कि हो सकता है जानवर खा गए हों, तो जब जानवर खा रहे होंगे या जानवर नोच रहे होंगे, क्या किसी ने नहीं देखा? जानवर इतना शातिर है कि सिर्फ सर का हिस्सा खाकर वो भूल जाएगा कि मुझे शरीर के बाकी हिस्से नहीं खाने। ये चीजें सुनने में जितनी अजीब हैं उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी बनती जा रही है कि एक लाश 2 दिन तक खुले आसमान के नीचे किस तरीके से पड़ी और किसी को भनक तक नहीं लगी, ये एक सवाल जाता है। दूसरा, बॉडी की गर्दन पर गहरे जख्म के निशान हैं। ये निशान कहां से आए? जो गर्दन पर ऐसा लग रहा है, देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि किसी तेजधार हथियार से, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि चांदनुमा तौर पर ऐसे काटा गया, मतलब किसी ने चाकू तलवार से जब काटने की कोशिश की हो तो काटकर इस तरीके का निशान बना हुआ है। तो वैसे निशान नोचने भर से तो नहीं आ सकते। तो ये चीजें जो देखने भर से लाश को समझ में आ रही है, हम बार बार कह रहे हैं फॉरेंसिक की जो चीजें आनी है। अचानक से इस केस के बड़े अधिकारियों को जो तबादला हो जाता है, ये भी अपने आप में अजीब चीज है। इस मामले में कई सारे अब राजनीतिक रंग का मोड़ ले लिया है, लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं आपको सारी जो 5 चीजें बता रहा हूं कि लाश पड़ी हुई मिलती है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला हो जाता है, एक ही लाश के 2-2 बार पोस्टमार्टम हो जाते हैं। पोस्टमार्टम अगर आपको समझना हो कि आसान शब्दों में क्या होता है, शरीर को चीरा जाता है।
एक एक चीज को देखा जाता है कि उसने कब खाना खाया, क्या क्या चीजें हुई, तो हर कोई एक बार पोस्टमार्टम करवाने से बचता है। आप सोचिए, एक लाश के अगर 2 बार पोस्टमार्टम हो जाए तो उस लाश की, उस बेटी की हालत मरने के बाद कितनी निर्दयी तरीके से उसकी बॉडी की हालत कर दी जाती है, और उसके बाद भी अगर इंसाफ ना मिले, ना समझ में आए कि उसे मारकर क्या, किसने मारा, कैसे मौत हुई, कोई जानकारी समझ नहीं आ रही। और जो सांस की जो नली है, मतलब जहां से आप खाना खाते हैं, जो सांस की जो नली है उसे ही उखाड़ लिया गया है। ये अपने आप में सोचिए कि एक मौत, और इतने बुरे तरीके से किसी को मौत देना, जो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है। और जो 19 साल की जो मनीषा है, उसके लिए पूरा गांव, आसपास के पूरे इलाके पुलिस के लिए बार बार कह रहे हैं कि पुलिस ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही है। और जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आए हैं, हम आपको बता दें कि हमारे पास भी मैसेज आया है। अब मैसेज में कहा गया है कि पुलिस के खिलाफ कोई भी गैर कानूनी तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश ना की जाए, कोई भी ऐसी गलत टिप्पणी ना की जाए, ताकि अगर पुलिस कोई भी अगर ऐसी गलत जानकारी देने की कोशिश करेगा तो हरियाणा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो यहां पर हरियाणा पुलिस से हमारा एक ही सवाल है कि आप कार्रवाई करने के लिए तो तुरंत कहते हैं कि अगर कोई गलत खबर चलाएगा तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। यहां पर जब बेटी 48 घंटों से गायब थी, ऐसी कौन सी जांच हो रही थी? 112 वाले कहते हैं कि जाके थाने में दर्ज कीजिए, थाने वाले कहते हैं कि अरे आपकी बेटी मिल जाएगी, शादी की कार्ड छप जाएंगे, पिकनिक में गई होगी। इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। परिवार खुलेआम हर एक मीडिया चैनल को आके कह रहा है कि किस तरीके से पुलिस की नाकामियों की वजह से उनकी बेटी की ऐसी हालत हुई है, और पुलिस जानबूझकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की और उनकी बेटी की हत्या हो जाती है। तो हमने कुल मिलाकर आपको बताया कि परिवार का पक्ष क्या है, खाकी वर्दी वालों ने अपने पास क्या पक्ष रखा है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी जो लड़की है उसे इंसाफ नहीं मिला है, और जो इंसाफ की जो लॉ है अभी भी बहुत दूर नजर आ रही है, क्योंकि इसमें अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो किसने क्या किया, कैसे किया, कोई चीजें सामने नहीं आ पा रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में हमारी पहली नजर बनी हुई है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।